ये ड्यूरेशन कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। ड्यूरेशन आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे टेस्ट योरसेल्फ 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वाई डज सोडियम फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन? जो सोडियम है वो बेसिकली क्लोरीन के साथ जो है वो केमिकल बॉन्ड जो है वो क्यों बनाता है? तो सोडियम आपको पता है कि इट्स अ बिग एटम कंपेरेटिव टू दी क्लोरीन, लेकिन बॉन्डिंग के बाद सोडियम छोटा हो जाता है, क्लोरीन एटम जो है वो बड़ा हो जाता है। कॉज के जो सोडियम है उसका अपना एक शेल ख़त्म हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको लूज़ करने के बाद, और क्लोरीन जो है आप कह लो कि वो गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन और थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन शुरू में जो है सोडियम बड़ा एटम है, क्लोरीन छोटा एटम है। बॉन्डिंग के बाद सोडियम छोटा एटम है और क्लोरीन बड़ा एटम है। सोडियम गिव्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन टू जस्ट कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, और यही वजह होती है कि सोडियम ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना होता है और क्लोरीन ने भी करना होता है। सो एंड टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, सोडियम जो है वो प्रोडक्ट टेबल का 11th एलिमेंट है और ये फॉलो करता है नियॉन को, जो कि 10वें नंबर पे मौजूद है। जबकि क्लोरीन जो है वो प्रोडक्ट टेबल का 17th एलिमेंट है, जो कि फॉलो करती है आर्गन को। आर्गन जो है वो 18th एलिमेंट है। तो ये भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस को फॉलो कर रहा होता है, और क्लोरीन भी जो है अपनी नियरेस्ट नोबल गैस को फॉलो कर रहा होता है। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मौजूद हैं, तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ही 18 किए जाएंगे। सो दैट्स वाई क्लोरीन टेक्स इन इलेक्ट्रॉन, और सोडियम के पास चूँकि 11 इलेक्ट्रॉन है, उसने नियॉन को फॉलो करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ही जो है वो बॉन्ड बनेगा। सो +1 चार्ज होगा। सो इन दिस वे दे बिकम स्टेबल एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो है अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। इसको हम फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो व्हाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन टू अटेन +1 चार्ज? तो ये मैंने आपको ऊपर वाले आंसर्स में भी कोशिश की हिंट देने की, कि सोडियम के पास जो है अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो सोडियम जो है इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और इसके आउटर शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। पहले शेल में जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो तीसरा शेल होता है वो बेसिकली कह लो कि आप उसके ही आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें सोडियम के, ये प्रोडक्ट टेबल का 11वां एलिमेंट है, 23 इसका मास है। तो +1 चार्ज लिए होता है क्योंकि ये डेफिनेटली 11वां एलिमेंट है, नियॉन को फॉलो करता है। नियॉन जो है वो 10वें नंबर पे है प्रोडक्ट टेबल में, इसका मास 20 है। तो अब 11 को 10 को फॉलो करना है, तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ही पॉसिबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये के शेल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आपको नज़र, 2 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर ये हमारे पास दूसरा शेल जो है, ये जो के शेल था सबसे पहला, और ये एल शेल है। एल शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, और ये जो शेल है दैट इज़ कॉल्ड दी KLM शेल। एम शेल में आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। सो आउटर इसकी शेल जो है वो एम है, और इसके एम शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, और आप कह लो कि इसलिए ये +1 चार्ज अटेन करेगा, क्योंकि सोडियम जो है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देता है। तो इसको तकरीबन 436 एंथैल्पी रिक्वायर्ड है किलो जूल पर मोल, पॉजिटिव एंथैल्पी रिक्वायर्ड है किलो जूल पर मोल। ये आपने अपनी किताब में पढ़ा भी है। सो देयर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम। आपको नज़र आ रहा है सोडियम एटम के आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ सोडियम आयन। और ये देखो, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर गया है। लूज़ हेड के साथ हमेशा इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जब लूज़ हो रहा होता है, तो सोडियम जो है वो आयन की शक्ल इख्तियार कर गया। सो नाउ इट्स लोअर शेल बिकम वैलेंस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा स्टूडेंट्स, तो इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाएगी। अब तो ये न्यूक्लियस है, और ये पहला शेल है, और अब ये जो है कह लें कि दूसरा शेल है। अब ये बेसिकली क्या था कि पहले ये वाला वैलेंस शेल था, इसको आप कह सकते हो वैलेंस शेल, लेकिन अब जो आपको नज़र आ रहा है वो वैलेंस शेल ये वाला होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चला गया, शेल भी ख़त्म हो गया, तो अब ये वाला है वैलेंस शेल। तो आप उसको वैलेंस शेल कहोगे, आउटर मोस्ट शेल कहोगे। पहले ये आउटर मोस्ट शेल था, एंड देयरफॉर बिकम स्टेबल। और अब ये इस फॉर्म में ये स्टेबल है, राइट। इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं था, क्योंकि इस फॉर्म में ये 11 इलेक्ट्रॉन रख रहा था, नियॉन की तरह नहीं था। इस फॉर्म में इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये नियॉन की तरह हो चुका हुआ है। सो इसने नियरेस्ट नोबल गैस को फॉलो कर लिया। So the electronic configuration of sodium becomes inert gas electronic configuration of neon। तो जो उसकी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो जाती है। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट्स ये जो नोट्स आप देख रहे हो ये अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो अगला सवाल है, हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल? एटम्स जो हैं वो ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो करते हैं? तो इफ़ वी जस्ट लुक एट एटम्स, ये स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए। एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल बाय अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। आपने एक ऑक्टेट रूल का लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, एक आपने पढ़ा हुआ है डुप्लेट रूल का लफ्ज़। डुप्लेट रूल में ये होता है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे लेट्स से दैट हमारे पास हीलियम को फॉलो करने में हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा तीसरा एलिमेंट लिथियम है, चौथा एलिमेंट बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, पांचवा एलिमेंट। तो ज़्यादातर आप कह लो कि जो बेरिलियम है, ये जो हमारे पास बेरिलियम है, लिथियम है और सोडियम है, सॉरी हाइड्रोजन है, यही हीलियम को फॉलो करते हैं। तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए हाइड्रोजन फॉलो करता है डुप्लेट रूल को, लिथियम फॉलो करता है डुप्लेट रूल को, और बेरिलियम करता है, ठीक है। और जो बोरॉन है वो एम्बिग्विटी करता है समटाइम्स, वो 5वें नंबर पे है, वो 10वें को फॉलो करे, दूसरे को करना तो उसको दूसरे को भी फॉलो है, लेकिन ये है कि वो नियॉन को फॉलो करने की कोशिश करता है। बोरॉन थोड़ा सा हटकर है, ज़रा पिकुलर बिहेवियर होता है इसका, ये आपको फर्स्ट ईयर में समझाएंगे। सो विच इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, अगला सवाल, विच इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शामिल हैं? तो केमिकल बॉन्डिंग में डेफिनेटली पार्शली फिल्ड वैलेंस शेल आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। जो इलेक्ट्रॉन पार्शली फिल्ड होते हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्शली फिल्ड होते हैं, या कह लो कि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आप लिख सकते हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, वाई डू ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद द 17th ग्रुप? क्योंकि पहला ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स, और ये ज़्यादातर 17th ग्रुप के साथ जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, इनको हम हैलोजेंस कहते हैं, हैलोजेंस। अब जो हैलोजेंस हैं, जो अल्कलीज हैं, आप कह लो कि दे आर फॉर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो हैलोजेंस और अल्कलीज हैं इनका आपस में इनका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इनका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ होती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेते हैं, तो इनका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव अ लार्ज एटॉमिक रेडियस। याद रखो मेटल्स अमूमन बड़े एटम्स होते हैं, सो ग्रुप 1 का हमेशा लार्ज एटॉमिक रेडियस होगा एंड लो आयनाइजेशन एनर्जीज होगी, ठीक है। ये भी याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करते हैं। ग्रुप 1 में आपको याद होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब सारे अल्कली मेटल्स हैं। दीज आर द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो इनके बड़े बड़े एटम्स होते हैं सारे। सो देयरफॉर दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लूज देयर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली। सो ऑन दी अदर हैंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये डेफिनेटली, अभी क्लोरीन की बात हो रही थी आपसे, तो क्लोरीन भी क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और क्लोराइड आयन बन जाता है। इस तरह आपने फ्लोरीन पढ़ा होगा, फ्लोरीन भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ये हैलोजेंस ग्रुप में आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब आते हैं। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन सब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर डाउट, जैसे कि फ्लोरीन जो है वो 9 नंबर पे है, वो 10 नंबर को फॉलो करेगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। क्लोरीन 17 नंबर पे है, 18 नंबर को फॉलो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉलो करेगा। सो देयरफॉर ग्रुप 1 एंड 17 एलिमेंट्स कंबाइन इजीली टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। तो आप याद रखिएगा कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स और ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं वो ईजिली आपस में मिल जाते हैं ताकि वो आयोनिक बॉन्ड बना सकें। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल है जी, वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन? आखिर क्लोरीन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करेगा? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 शेल, 2 शेल। ये क्लोरीन का मैं आपको एटम बना के दिखा रहा हूँ, और ये इसका हो गया आउटर शेल, इसमें होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ये देखें। सो दैट मेक्स एन आइडिया, राइट? देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन, सो देयरफॉर एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसके 8 पूरे हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट मीन 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का लफ्ज़ जो है ना वो ऑक्टा से आया है, ऑक्टा का मतलब जो है वो 8 होता है, तो ऑक्टेट मीन्स कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे करेगा।
सो इस तरह से देयरफॉर एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इनर्ट गैस कौन सी होगी? क्लोरीन, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि 17th नंबर पे है, तो इसकी इनर्ट गैस जो किसको फॉलो कर रहा है? आर्गन को। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसने गेन किया। सो दैट्स वाई क्लोरीन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसने आर्गन को फॉलो करना था। तो 17 तो उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन 18 करने थे, तो गेन करेगा तो फिर ये सीन होगा ना। तो जब सिस्टम में लेट्स से दैट पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जब नेगेटिव चार्जेस सिस्टम में बढ़ जाते हैं तो फिर आप नेगेटिव लगाते हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन्स कम हो गए। सो दैट्स वाई नेगेटिव चार्ज आप लगा रहे हो। सो नेगेटिव वन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और पॉजिटिव का मतलब है जो मैंने आपको पहले बताया था सोडियम को लेकर, कि सोडियम का मतलब है कि पॉजिटिव है यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन्स बढ़ गए न्यूक्लियस में। सो दैट्स वाई पॉजिटिव लगाया। कितने प्रोटॉन्स बढ़ गए? एक प्रोटॉन बढ़ गया। सो दैट्स वाई पॉजिटिव 1 लिखा हुआ मैंने। स्टूडेंट्स चलते हैं अगली असेसमेंट की तरफ, टेस्ट योर सेल्फ 4.2, और इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम 4.2 टेस्ट योर सेल्फ की तरफ देखें तो गिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं। कार्बन पीरियोडिक टेबल का छठा एलिमेंट है, कार्बन कम्स एट सम नंबर 6, 12 इसका मास होता है। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें। हमारे पास ये पहला शेल है, के शेल। के शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। देन देयर वी हैव एल शेल, के बाद एल शेल आता है, उसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। सो टोटल आपको 6 नज़र आ रहे हैं। सो 4 नज़र आ रहे हैं, मैंने 8 कह दिया। सो 2 और 4 कितने हो गए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आपको नज़र आ रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p2। सो ये होता है। इसके अलावा आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो ये ऐसे भी सीखोगे, 1s2, 2s2, फिर 2px, 2py, 2pz। याद रखो p की तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे होते हैं। सो ये हो गई ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। फिर आप समटाइम्स इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेते हो, यहाँ पे ले आते हो, तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम हो जाती है। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में सिखाएंगे, ये मैंने क्या किया। बहरहाल अभी आप सिर्फ ये याद कर लो, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। किस किस्म के एलिमेंट्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लेस देन 1.7। जब आप किसी 2 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हो, लेट्स से दैट के 2.2 हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का 3.5 है, तो 3.5 में से आप 2.2 को निकाल दो तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1.3 आ रहा है। तो 1.3 का मतलब HCl के दरमियान जो HCl में जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया, मतलब इसका जो बॉन्ड होता है HCl का, ये कौन सा होगा? तो ये कोवलेंट इन नेचर होगा, क्योंकि 1.3 रीडिंग आई है ना। अगर 1.7 आती या इससे ज़्यादा आती तो फिर डेफिनेटली सीन ऑन हो जाना था। जिस तरह हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड बनाया ना आपने, सोडियम और क्लोरीन का आपने बनाया, तो क्लोरीन अभी बताया 3.5, सोडियम 0.9 होता है। तो 3.5 में से आप 0.9 को निकाल लो तो इसको 2 कर लो, 15 में से 9 निकालो तो 6 आ जाएगा, और वहाँ 2 रह जाएगा। 2.6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2.6 के डिफरेंस का मतलब है 1.7 से काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट्स वाई सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड आयोनिक होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होगा। तो यानी ये हमें रीडिंग बताती है, ये 1.7 एक ऐसी रीडिंग है जिससे पता लगता है कि बॉन्ड आयोनिक होगा, कोवेलेंट होगा। अगर इससे लेस आती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये हमने जो निकाला ना, ये जो निकाला है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहलाता है। तो अगर ये निकल आता है 1.7 या उससे ज़्यादा तो आप बॉन्ड आयोनिक है। अगर कम निकलता है, लेस निकल आता है, लेस लिखा हुआ, तो फिर बॉन्ड कोवेलेंट होता है। फिर हम ये हिसाब लगाते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई होगी। सो सोडियम, सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड HCl, क्लोरीन वगैरह इसमें सब आ जाते हैं। सो आप ये एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, बजाय इफ़ यू डोंट फाइंड दीज एग्जांपल्स एज अ परफेक्ट एग्जांपल्स, तो ये आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ इफ़ द रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस विल अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स जब 2 एटम्स करीब आते हैं ना, तो 2 फोर्सेस जो हैं वो उस पर काम कर रही होती हैं, ठीक है। जब 2 एटम्स करीब आते हैं तो उन पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही होती हैं। समटाइम्स क्या होता है, जब 2 एटम्स करीब आते हैं तो कुछ ऐसी फोर्सेस लग रही होती हैं कि वो एटम्स को दूर कर देती हैं, दे जस्ट रियली गेट अपार्ट, वो थोड़ा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह लो कि ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं, और यहाँ पर आप कह लो कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो कौन सी फोर्सेस अच्छी होती हैं, तो वो डिसाइड करती हैं कि एटम्स ने ईवर इकट्ठे रहना है कि नहीं रहना है, और बॉन्ड बनाना है कि नहीं बनाना है। तो अगर रिपल्सिव फोर्सेस स्टूडेंट्स हों तो याद रखना कभी भी बॉन्ड नहीं बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बनेगा और ना ही कोई आयनिक बॉन्ड बनेगा।
So if repulsive forces dominate over attractive forces, a covalent bond is not formed. तो covalent bond कभी भी नहीं बनेगा. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, consider the electronic configuration of nitrogen atom. आप ये देख सकते हो नाइट्रोजन एटम 7वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और इसका जो मास है वो 14 होता है. तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने करने थे, 7 कर दिए. सो के में आपको नज़र आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में आपको नज़र आ रहे हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन. सो आप कह सकते हो, ये मैंने सोडियम कर दिया, ये नाइट्रोजन है ना. सो ये हमारे पास जो है न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास का वैलेंस, ये हमारे पास इनर शेल है, और ये हमारे पास का वो शेल है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज द एटॉमिक सिस्टम ऑफ नाइट्रोजन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. तो आपको नज़र आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी, और इसमें याद रखो ये इसके पास 5 आए तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर करने की ज़रूरत है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है वो रह जाएगा. लेट्स से दैट हमारे पास नाइट्रोजन जो है ये इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. ये मैंने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसका अगर बॉन्ड बन गया है तो अमोनिया मॉलिक्यूल बनेगा. ये मैंने आपको अमोनिया मॉलिक्यूल बना के दिखाया है अभी. NH3 मॉलिक्यूल, इसे अमोनिया मॉलिक्यूल कहते हैं. अमोनिया मॉलिक्यूल. तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ये काम नहीं कर रहा है बॉन्ड में. 2 एटमों के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एटमों के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 एटम्स के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स. इसको हम लॉन पेयर कहेंगे. सो देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. जैसा कि मैंने आपको कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में. देयर आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड. अभी जब बॉन्ड नहीं होता तो ये सारे ही अनपेयर्ड हैं. सो देयरफॉर दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो ओके, याद रखो यहाँ पर आपने 3 लिखना है, ठीक है, ये भी गलती है एक. 3 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, बाकी ये पेयर्ड ही रहता है. सो देयरफॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. एज अ रिजल्ट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहा होता है. सो देयर वी हैव द आंसर. आई होप आप याद कर लोगे. चलते हैं अगले सवाल की तरफ. स्टूडेंट्स पुट आउट, अगला सवाल, पुट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. तो CH4 आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है. इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. ये हालांकि ये भी सही स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है. आप इसको बड़ी क्लासों में सीखोगे. लाइक दिस टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एटम मॉलिक्यूल. मीथेन, या आपके घरों में गैस जो आ रही है इसको सुई गैस कहते हैं, सुई गैस. तो ये है, ये एक गैस है दैट इज़ ईथीन मॉलिक्यूल. इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है. सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल. ईथीन, इसका नाम आप याद रखिएगा, ईथीन, ठीक है, ईथीन मॉलिक्यूल. और भी होते हैं, लेट्स से दैट ईथेन भी होता है, और ईथाइन भी होता है. ईथाइन भी आपने पढ़ लिया वैसे सिलेबस में, ये होता है ईथाइन. इसको C2H2 कहा जाता है. इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है. हाइड्रोजन तो आपको पता है कि इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, और फिर जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन के साथ होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और जो ऑक्सीजन का होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड. ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है. सो मीथेन हैज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, इथीन हैज double covalent bonds, and hydrogen to hydrogen single covalent represented as hydrogen has single covalent bond represented by this. Nitrogen has triple covalent bond, यहाँ पर होना चाहिए था, and oxygen has double covalent bond. तो represented as, ये मैंने आपको represent कर दिया. वैसे यहाँ पे ये भी कर दिया. इसमें जो है वो एक डबल बॉन्ड होता है, हैज़ 1 डबल कोवलेंट बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, इसको आप स्टेटमेंट को सही कर लीजिएगा. सो ये हमारे पास का आंसर है सवाल का. सो उसके बाद है जी, व्हाट इज़ लॉन पेयर. हाउ मैनी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया. लॉन पेयर क्या होता है. स्टूडेंट्स, आपने अगर कोई वीडियो मालूम करनी है, मतलब लेट्स से दैट आपने अब लॉन पेयर आपको पता नहीं क्या होता है, तो आपने यूट्यूब जो सर्च बार होता है ना, वहाँ पे लिखना है लॉन पेयर, और आपने लिखना है स्पेस GS अकेडमी. जैसे आपने लिखना है लॉन पेयर और थोड़ी सी स्पेस, मतलब आप एक स्पेस बार दबाना आता होगा आपको, उसके बाद लिखना है आपने GS अकेडमी.
तो स्टूडेंट्स जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको एक वीडियो नज़र आएगी मैंने जो बनाई होगी जिसमें मैंने लोन पेयर के ऊपर बात की हुई है, तो यू कैन फाइंड दैट आंसर्स। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो, जान सकते हो लोन पेयर जो मतलब जो भी लफ्ज़ है, जो भी टर्मिनोलॉजी है आपको नहीं आती वो आप लिखो यूट्यूब पे और स्पेस करके GS Academy लिखो तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलेगी इसकी। ठीक है, सो व्हाट आर लोन पेयर? लोन पेयर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको भी बताया था मेरी प्रीवियस एग्जांपल्स में, अगर याद हो आपको, तो मैंने कहा था कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर ये लोन पेयर्स होते हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर जो हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड दी बॉन्ड पेयर्स। तो यहाँ पर ये बात करेंगे हम। सो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल विच डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम ही नहीं देते हैं, उनको लोन पेयर कहते हैं। So there is only one lone pair of electrons in nitrogen in ammonia। अब जैसे मैंने अभी आपको बता रहा हूँ, ये आगे हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी पढ़ना है ना इसको। तो अमोनिया में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है जो कि बॉन्ड बनाने में काम नहीं आ रहा। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला सवाल है जी, BF3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बोरॉन। इसके पीछे ये कहानी है कि जो बोरॉन है इसके आउटर शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। फिर जब फ्लोरीन आता है तो वो उसके साथ शेयर कर लेता है, उसके आउटर शेल में 7 होते हैं तो एक शेयर कर लेता है। यहाँ से भी फ्लोरीन आता है, वो शेयर कर लेता है। ठीक है, और यहाँ से भी फ्लोरीन आता है और वो शेयर इलेक्ट्रॉन्स को कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बोरॉन शेयरिंग के बाद भी देखो, अब ये शेयरिंग हो गई हुई है ना, लेकिन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है इसमें, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी कम है। क्योंकि हेक्सा रूल तो कोई भी नहीं है ना, आपने एक रूल पढ़ा है ऑक्टेट रूल, या फिर आपने पढ़ा है डुप्लेट रूल। या तो ऑक्टेट रूल होता है या तो डुप्लेट रूल होता है, तो ये हेक्सा रूल तो कोई नहीं होता ना। तो बहरहाल बोरॉन इलेक्ट्रॉन के कमी रह जाती है। मतलब BF3 में आप कह लो कि जो बोरॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है। सो इसलिए हम कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको एफिशिएंट नहीं कहना आपने, इसको डेफिशिएंट कहना, ये गलती है। डेफिशिएंट राइट, सो वेरी नाइस वर्ड डेफिशिएंट। सो डेफिशिएंट कहना है आपने इसको। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन एटम पेयर अप विद 3 इलेक्ट्रॉन्स, one from the fluorine atom। Now there are 6 electrons in the valence shell of boron। ये देखो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ BF3 की फॉर्मेशन अगर आप देखो तो 3 valence electrons of boron atom pair up with the 3 electrons from each fluorine atom। ये देखो, ये इसके पास 7 थे तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 7 से 1 ले लिया, 7 से 1 ले लिया। इसके बाद खुद के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल हो गए पेयर अप के बाद 6 इलेक्ट्रॉन। सो नाउ देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरॉन। सो देयरफॉर इट्स वैलेंस शेल इज इनकम्प्लीट। अब इसका ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं, सो इट्स एंड इज डेफिशिएंट इन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें यहाँ पर सही लिखा हुआ है, आई डोंट नो डबल एफ आता है कि सिंगल एफ आता है, मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, चेक करके कमेंट कर दो। सो थस BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल राइट। तो BF3 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर? एक अच्छा डोनर कौन सा मॉलिक्यूल होता है? तो याद रखो स्टूडेंट्स के, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर होता है ना, लेट्स से दैट ये अमोनिया भी मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा था। तो ये जो अमोनिया है इसके अंदर आप कह लो कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ये इसके पास मौजूद है। लेट्स से दैट वाटर की बात कर लेते हैं। तो पानी जो है आपको पता है इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल जिसके अंदर भी लोन पेयर्स होते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये जिनके पास भी होते हैं ये अच्छे डोनर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और भी कोई आप सोच लो जो भी जिनके पास भी लोन पेयर होता होगा, जैसे फॉस्फीन गैस होती है, फॉस्फीन गैस PH3, इट्स अ वेरी नाइस मॉलिक्यूल फॉस्फीन गैस। ओके, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, 1 मिनट। फॉस्फीन गैस ये भी होते हैं, इसमें भी लोन पेयर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल में इसमें लोन पेयर्स होंगे, लिखा हुआ है कि दीज आर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। अगर लोन पेयर्स होंगे तो अच्छा डोनर होगा। सो फॉर एग्जांपल अमोनिया मॉलिक्यूल इज़ अ गुड डोनर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया मॉलिक्यूल एक अच्छा मॉलिक्यूल है जो लोन पेयर देता है। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, what is the difference between bond pair and lone pair of electrons, and how many bond pair of electrons are present in ammonia molecule? कि क्या डिफरेंस होता है बॉन्ड पेयर में और लॉन पेयर में?
इलेक्ट्रॉन्स के, और हाउ मैनी बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल। तो ये मैंने आपको बता ही दिया हुआ है कि ये हमारे पास है जी अमोनिया, ये है उसका वैलेंस शेल, ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और ये है हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल एटम, ये है उसका हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो लुक एट दैट, ये 3 हैं इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। ये मैं भी आपको बना के दिखा रहा था लाइक दिस। अब इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लाइन से शो कर सकते हैं। और ये हाइड्रोजन एटम था ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। सो लुक एट दैट्स अ वेरी वंडरफुल डायग्राम। सो दैट मेक्स एन, इसका भी टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अभी फिलहाल समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बना दिए। सो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, सो इनको आप कहोगे बॉन्ड पेयर्स। सो लोन पेयर्स क्या होंगे? लोन पेयर्स द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इनको लोन पेयर्स कहेंगे। ये होंगे ना लोन पेयर्स। सो इन अमोनिया देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। ये 3 बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर। सो दैट मेक्स एन आइडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें, 10वां सवाल है ये, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई इट डेवलप्स। ये डेल्टा साइन क्या होता है? ये डेल्टा साइन शायद आपने, इसको हम डेल्टा साइन कहते हैं, और ये डेल्टा साइन पॉजिटिव भी लिखा जाता है, ये डेल्टा साइन नेगेटिव भी हो जाता है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की तरफ देखें, सोडियम क्लोराइड तो ये डेल्टा पॉजिटिव साइन है, ये डेल्टा नेगेटिव साइन है। या फिर आप HCl की तरफ देखो, जो अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अभी, तो HCl बेसिकली कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। सो देयर वी हैव अ साइन डेल्टा, इस तरह हम इसको साइन को शो करते हैं, द डेल्टा साइन एंड इट रिप्रेजेंट्स पार्शियल कैरेक्टर मीन्स समवट not whole. For example, in HCl, delta represents partial small positive and partial small negative charges. So these are the things, right? इनको हम partial negative, partial positive के लिए यूज़ करते हैं। सो पार्शल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हो, स्टूडेंट्स कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स करो अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 11। काफ़ी बड़ी टेस्ट योरसेल्फ है, आपका काफ़ी आजमाया जा रहा है। सो व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं हम, और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी निराश ना हों, उनके लिए भी नोट्स को मैं बना रहा हूँ, और वो नोट्स इंशाल्लाह इन्हीं वीडियोस के नीचे आपको उर्दू मीडियम के भी मिलेंगे, और उर्दू मीडियम के बच्चे भी नोट्स को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। उनके लिए उर्दू में भी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत से उर्दू के मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि सर आप उर्दू में नहीं काम कर रहे। तो उर्दू इज़ ऑल्सो गुड, उर्दू हिंदी इज़ गुड। तो उर्दू जो है उसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह। आप इस चैनल के साथ रहो, एंड होप सो आपने सब्सक्रिप्शन तो अभी ले ली होगी इस चैनल की, और आपको बहुत सी बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स इस चैनल पे सिखाया जाएगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग पीपल आर वर्किंग ऑल अराउंड विद दिस GS Academy यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको पता है कि ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड आपस में बना रहे हैं। इसमें लोन पेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये 2 लोन पेयर्स यहाँ पर होते हैं, 2 लोन पेयर्स यहाँ पर होते हैं। ये बॉन्ड पेयर्स भी इसमें नज़र आ रहे हैं आपको, 2 हैं, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उधर से भी एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोथ एटम्स आर आइडेंटिकल। क्यों नहीं है पोलर कोवलेंट बॉन्ड? क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये आई डोंट नो 3.2 होती है शायद, मैं गलत नहीं हूँ तो 3.2 दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आ रहा ना, तो डिफरेंस ना हो तो फिर पोलर बॉन्ड तो नहीं बनेगा ना। तो HCl था, जिस तरह इसमें इसकी 2.2 थी, हाइड्रोजन की 3.5 थी, क्लोरीन की, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है। स्टूडेंट्स, एक MCQ बोर्ड में बहुत आता है, फ्लोरीन का आता है, 4.0 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है पूरे प्रोडक्ट टेबल में। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना भूलिएगा। बहरहाल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। सो बोथ एटम्स इक्वली शेयर द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वली शेयर हो रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है ना, म्यूचुअल शेयरिंग भी एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, और इक्वली शेयरिंग हो रही है। सो देयरफॉर इट कैन नॉट फॉर्म पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड both atoms must have different with the difference electronegativity values। तो दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए विद द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप E.N से भी लिख सकते हो,
सो ये टॉपिक है पूरा चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने समझाया हुआ है। आप मेरा वो वीडियो लेक्चर देखो, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपका चैप्टर नज़र आ रहा होगा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, उसके लिंक पे क्लिक करो तो बहुत सी वीडियोस की प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उसमें जाओ और वो वीडियो देख लो रिलेटेड रिलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ताकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता लग जाए। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, 4.3 टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। फिर इसके बाद हम चलेंगे अपनी लास्ट टेस्ट योर सेल्फ 4.4 की तरफ, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी 4.3 टेस्ट योर सेल्फ। तो स्टूडेंट्स 4.3 टेस्ट योर सेल्फ में पहला सवाल है जी कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, किस किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो डेफिनेटली याद रखो पीरियोडिक टेबल में 80% जो हैं वो मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, आपका ये 5वें पेज पे लिखा हुआ है, 5th पेज के ऊपर आपकी 9th की बुक पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक पे। तो अब 80% होते हैं मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स भी होते हैं। आपको पता है इस बात का कि मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स भी होते हैं, और इसके अलावा मेटलॉइड्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, तो मेटल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड हमेशा मेटल्स ही बनाते हैं। सो मेटल फॉर्म मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू देयर लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल ज़्यादातर जो हैं दे आर बिग एटम, बिग एटम्स। मेटल्स हमेशा बड़े बड़े एटम्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के चक्रों में रहते हैं। दे डोंट लव इलेक्ट्रॉन्स, छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उनके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स थोड़े लूजली बॉन्डेड होते हैं, निकल जाते हैं आसानी से। सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स इज वीक, कि जो होल्ड है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर क्यों वीक होता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खुद सोचो ना कि जो ये न्यूक्लियस है और ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं और रास्ते में बहुत से शेल्स आ रहे हैं, तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा ना, बिकॉज बिग एटम्स का हमेशा यही मसला होता है कि उनका आउटर मोस्ट शेल के ऊपर थोड़ा होल्ड कम होता है। उसकी वजह भी यही है, एटॉमिक साइज़। आप एटॉमिक रेडियाई को एटॉमिक साइज़ भी कह सकते हो। सो मेटल एटम्स का बड़ा एटॉमिक साइज़ होता है। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। ये जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, जो शेल्स आते हैं, इनकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आप कह सकते हो कि इनके जो है ज़्यादा लूज़ करने की टेंडेंसी बन जाती है। सो मेटल इज़ वीक, द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स इज़ वीक। इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं, शील्डिंग इफेक्ट और बड़ा साइज एटम का। तो स्टूडेंट चलते हैं अब हम आपके थर्ड क्वेश्चन पे, टेस्ट योर सेल्फ की। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी, व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स मूव फ्रीली। जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है। आपने पढ़ा जब मेटालिक बॉन्ड, अभी अगर नहीं पढ़ा तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को फॉलो करके मेटालिक बॉन्ड पे वीडियो देख सकते हो। तो मैंने उसमें बताया कि जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बनाते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो क्यों फ्री होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पीछे आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मेटल कैटायन को जो है वो बिलोंग नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स। उसके पीछे आप कह लो कि बड़ा साइज़ होता है, उनका होल्ड प्रॉपर नहीं होता, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न मैंने आपको लिख दिया है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। These electrons do not belong to particular metal cations in the body of a metal, so therefore these can move freely within the body of metals। जैसा एक बॉडी है मेटल्स की, electrons can move freely in it। और एक और बॉडी है, और ये मज़े की चीज़ है कि इस बॉडी से लेट्स से दैट ये कॉपर की बॉडी है, ये गोल्ड की बॉडी है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे भी आ जाते हैं। ये नहीं होता कि एक, इसको आप पूल भी कह लो, आप पूल है ये भी एक पूल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूल, इस पूल से निकल के इस पूल में भी जा सकते हैं। तो ये फ्री होते हैं, ये बड़े चौड़े होते हैं, ये वॉन्डरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटालिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो मेटालिक बॉन्ड एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी भी स्टूडेंट्स जो हैं मेटालिक बॉन्ड को स्टडी करने वाले या साइंसदान, वो भी सोच रहे हैं यार ये क्या चीज़ होती है मेटालिक बॉन्ड। लेकिन जो कुछ बताया जा रहा है आपको, आप उसको फॉलो करके अपने एग्ज़ाम में पूरे नंबर हासिल करें। बाकी अल्लाह तक खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, उसके बाद है जी, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। यानी कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल्स को इकट्ठा रखने में बड़े कारआमद साबित होते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और डेफिनेटली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वही तो होल्ड कर रहे होते हैं एटम्स को, आपस में इकट्ठा रखा होता है, टुगेदर रखा होता है उन्होंने। सो द पॉजिटिव मेटल आयंस आर सीम टू बी इमर्स्ड इन अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे ही होता है कि इतने ढेरों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें एटम डूबे पड़े हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर।
मैंने ये बच्चों को समझाता हूँ कि जैसे एक आप बड़े बिजी रोड पे चले गए और वो बिजी रोड पे आप सड़क पे सेंटर पे खड़े हो गए, आगे भी गाड़ियाँ जा रही हैं पीछे भी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो आप मूव नहीं कर सकते। यही सीन होता है बेचारे मेटल एटम्स के ऊपर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गाड़ियाँ समझ लो आप, तो फिर वो जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं तो फिर एटम्स को मूवमेंट्स का मौका नहीं मिलता, तो वो इमर्ज कर जाते हैं, डूब जाते हैं। So therefore these are the free electrons in which responsible for holding the atoms of metals together forming a metallic bond. तो फिर यही मेटालिक बॉन्ड बनाने की वजह बन सकते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है जी, why a dipole develops in a molecule। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन किया जा रहा है वाई डायपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें एक डायपोल डेवलप करता है। ये अगला इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से सवाल आ गया अब आपको। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, आपने पढ़ा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव साइन होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होता है। इस तरह से मैं एक और HCl बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो अब आपको पता है कि ये एक मॉलिक्यूल है, राइट। HCl इज़ अ मॉलिक्यूल और ये भी एक और मॉलिक्यूल है, HCl इज़ अ मॉलिक्यूल। इनके दरमियान जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी अब, राइट। इनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है कह लें कि बिकॉज क्यों पैदा हुई, डायपोल की वजह से पैदा हुई। ये पॉजिटिव डायपोल है, पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। तो ये पोल नंबर 1, पोल नंबर 2, तो दो पोल हों तो दो का मतलब होता है डाई, दैट बिकम्स अ वर्ड डायपोल। तो ये डायपोल है, यहाँ पे भी डायपोल है। तो आप कह लो कि डायपोल और ये जो दरमियान में इनकी पोलैरिटी की वजह से एक ताकत पैदा हो रही है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में। सो दिस कॉल्ड IMF, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इनको आप वंडर वॉल फोर्सेस भी कह सकते हो। सो ये हमारे पास कहानी है डायपोल फोर्सेस की। ये क्या लिखा जा रहा है कि जी व्हेन देयर इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स, दो अनलाइक एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है। So the shared electron pair will be closer to the atom electronegativity is greater। यहाँ पे क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, क्योंकि आपको पता है इसकी 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की 2.2 है। सो एज अ रिजल्ट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, यहाँ पर थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, ये आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो देयर इज टू पोल्स ऑन ईच मॉलिक्यूल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल इज कॉल्ड डायपोल। तो ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल को जो है डायपोल्स कहेंगे और ये डेवलप हो चुके हैं। सो दैट इज़ द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद सवाल किया जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये तो वैसे टॉपिक फर्स्ट ईयर का है, लेकिन ये है कि इंड्यूस का बताता हूँ कि एक मॉलिक्यूल बड़ा सीधा साधा सा मॉलिक्यूल अब चाह रहा है, वो कभी भी डायपोल नहीं है उसके अंदर। जैसे ऑक्सीजन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉन पोलर होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सो इट्स अ वेरी वेरी सादा सिंपल सा मॉलिक्यूल। लेकिन HCl जब इसके करीब आ जाता है, लेट्स से दैट HCl को पता है वो पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये मॉलिक्यूल इसके करीब आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव बॉडी जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, दूर कर देगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर चले जाएंगे। सो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। लेकिन इस मॉलिक्यूल की वजह से ऐसा हुआ, तो इसने इंड्यूस किया है। अगर ये करीब रहेगा तो ये बॉडी के ऊपर भी डायपोल्स बने रहेंगे। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर कोई डायपोल्स नहीं होते, कोई डायपोल नहीं होते इनके ऊपर। लेकिन जब ये HCl करीब आ जाता है इसके, तो फिर इसके ऊपर डायपोल्स आ जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव बॉडी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींच के दूर कर देती है। तो दैट्स वाई यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इंड्यूस ये सिर्फ HCl इंड्यूस नहीं करवा सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल भी इंड्यूस डायपोल्स करते हैं, डायपोल्स क्रिएट कर देते हैं किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। जैसे मैं अभी ऑक्सीजन को ले रहा था यहाँ पे, तो आप क्लोरीन को ले लें, यहाँ पे कोई भी ऐसा नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लें। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये भी नॉन पोलर होती है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। आप क्या कहते हैं इसमें एटम तो डिफरेंट है, तो पोलर होना चाहिए, लेकिन इसका हम आपको फर्स्ट ईयर में बताएंगे कि नॉन पोलर कैसे है। So when they are in contact with each other, it is called induced dipoles। तो आप इनको induced dipoles का नाम दोगे। स्टूडेंट्स अगला हम सवाल करते हैं हल। Why are dipole forces of attraction not found in halogen molecules? कि जो dipole forces of attraction होती हैं ये halogen molecules में क्यों नहीं मिलती हैं आपको। ये देखें, हैलोजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल। व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली हैलोजन फैमिली इज, very interesting family of the periodic table।
सो ऐसा क्यों होता है कि उनमें क्यों नहीं होती हैं फोर्स अट्रैक्शन? डायपोल नहीं होते ना इनके अंदर। फ्लोरीन का आपस में कोई डायपोल नहीं है, क्लोरीन का भी आपस में कोई डायपोल नहीं है। तो जब डायपोल नहीं है तो अट्रैक्शंस कहाँ से आएंगी? हैलोजन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। फ्लोरीन आइडेंटिकल है, क्लोरीन आइडेंटिकल है, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी भी 4.0 होगी, इसकी भी 4.0 होगी, इसकी भी 3.5 होगी, इसकी भी 3.5 होगी। So therefore bonding electrons pair shared equally electron pair. So bonding electron pair is आएगा यहाँ पे shared equally and remains in the center of two nuclei. तो यहाँ पर जो let's say that फ्लोरीन है उसके 7 इलेक्ट्रॉन है, let's say that ये 7 इलेक्ट्रॉन है इस फ्लोरीन के, ठीक है, ये नहीं है। सो यहाँ पर भी फ्लोरीन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों के सेंटर में रहेंगे। लेट्स से दैट ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इस फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस फ्लोरीन का है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये रहेंगे बिल्कुल सेंटर में, ये रहेंगे सेंटर में। दैट मेक्स एन आइडिया कि ये तो ना इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं इस न्यूक्लियस के पास, तो ये सेंटर में है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि ये पोलर नहीं होंगे, इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ना इस न्यूक्लियस पे कोई चार्ज आएगा ना इस न्यूक्लियस पे कोई चार्ज आएगा। So and remains in the center of two nuclei. So thus there are no partial positive or partial negative so these molecules remain on non-polar. As a result, dipole interactions are developed. स्टूडेंट्स ये हमारे पास है अगला सवाल, और इसमें आप देख सकते हो वाई HCl हैज डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स। ये दोनों सवाल एक ही तरह के होंगे। सो आई होप सो ये आपको आंसर जो है समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप लिखो टेस्ट योरसेल्फ 4.3 स्पेस GS अकेडमी, तो आपकी मेरी दूसरी वीडियो एक है वो नज़र आ जाएगी, उसमें मैंने इसको समझाया हुआ है, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो ये हमारे पास है इस सवाल का आंसर, रिमेनिंग आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 4.4 पे। 4.4 भी मैंने समझाई हुई है मेरी वीडियो में, आप लिखो टेस्ट योरसेल्फ 4.4 स्पेस GS अकेडमी। मेरी दूसरी वीडियो आपको टॉप पे नज़र आएगी, उस पर आप देख लो, मैंने सारे सवाल समझाए हुए हैं। बहरहाल अगर आप नोट्स अभी कॉपी कर रहे हो तो ये लो, ये मैंने आपको दे दिए हैं, यहाँ से कॉपी कर लो, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी आपको नज़र आ रहा है, चौथा, पाँचवा, छठा क्वेश्चन भी आपको नज़र आ रहा है, राइट। सो ये सारे मैंने आंसर लिख दिए हैं, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहना है आपने। तो ये है हमारे पास जवाब उसके बी आंसर का। सो इफ़ यू वांट सम गुड नोट्स तो आप ये सब चीज़ें हमारे चैनल पे देख सकते हो, ये सब मैंने जो लिखी हुई हैं, अब आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी, और कुछ भी कहना है तो आप कमेंट करके कह सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।